इसको बोला मैं बीमार था, बोला घंटा ला रहा है, क्या बता। अभी तो मैं फ्री हुआ था, अभी तो आके बैठा गया, अभी तो फ्री हुआ था। नहीं बे, माल ही बांट रहा हूँ सुबह से, जाना पड़ा। मेरा तो मूड 1 रुपये का, मैं मूड नहीं है तो मैं तो सो जाऊंगा, घर पे लेट जाऊंगा टीवी देखते देखते मस्त कर। अब्बा के मजाक मस्ती करते बैठूंगा, अच्छा भी लगेगा। अब्बा में बैठे दुकान। अबे श्रीदत्त में पीयूष भी गया, ऐसा कुत्ता भी रहता है, पीयूष ही बोलते हैं उसको। अबे श्रीदत्त मस्ताना गए, लस्सी के जैसा रहता है, इसमें इलायची इलायची कूट के डालते, मैंगो लस्सी रहती है, अलग वो अलग अलग बनाने का तरीका है वो। Am I audible, students? Okay, thank you. Okay, I'll share the screen here, a blank screen. Okay, students, let us discuss with the part here, that is the fundamental analysis. Okay, fundamental analysis के बारे में discuss करेंगे यहाँ पे. Just a minute. Okay, students, am I audible now? Let us start here. Okay, so about the fundamental analysis, I have already given you the information that you have to do the fundamental analysis of the stocks.
you all might have checked that which company stocks you have got in the list and how you have to do the fundamental analysis. So first of all, what you are going to do is you are going to write here the name of the stock. Name of the stock you are going to write, and then for example SBI is there. Then in which sector does it come? कौन से sector का bank है ये? Which sector SBI comes? That is the banking sector. ठीक है? Then share price. How much is the share price? So suppose the share price is 498. 498. Current share price on whichever the date you are preparing a project. Then founded when it was founded in the year 1955. ठीक है? 1955 के year में आया. Then you are going to write about the SBI. At least half page you are going to write about the SBI. That SBI is the 43rd largest bank in the world and ranked 221st in the Fortune Global 500 list of the world's biggest. ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन लिखोगे. देन अगेन यू विल ये हो गया आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपका यहाँ से शुरू होगा. देन अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये इसके बारे में लिखना है. देन आपको रेवेन्यू ब्रेक डाउन देना है, तो किस तरीके से रेवेन्यू डिवाइडेड है, तो उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना है, पाई चार्ट, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द इंफॉर्मेशन. देन आप फाइंड आउट करोगे ROE, और अभी मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है. ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी. देन ROA, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ROA क्या होता है. ठीक है. देन नेट NPA, ये अगर जिस किसी को भी बैंकिंग सेक्टर मिला है तो उसमें उनको एक एडिशन करना पड़ेगा, दैट इज NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि बैंक्स रहेगी तो आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हियर. ठीक है, दैट इज व्हाट इज NPA. NPA are non-performing asset. Now let us understand what is non-performing asset. So what is non-performing asset? It is like a bad loans or bad debts. तो नॉर्मली बैंक्स के साथ ऐसा बहुत होता है, क्योंकि बैंक क्या करती है, बैंक का बिजनेस कहां से चलता है, इट इज ऑन द लोन. ओके स्टूडेंट्स, आर यू देयर विथ मी? प्लीज रिप्लाई. आर यू ऑल देयर विथ मी? काइंडली रिप्लाई. एनपीए से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन यहाँ पे. ठीक है, बाकी का जो है मैंने पहले ही बता दिया है, तो आई वोंट रिपीट इट अगेन, यू कैन वॉच द वीडियो. नाउ स्टूडेंट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट में यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब होता है बैड लोन्स और बैड डेट्स. नॉर्मली ये बैंक के साथ बहुत होता है. क्यों? क्योंकि बैंक क्या करती है, बैंक का बिजनेस जो चलता है वो इंटरेस्ट के ऊपर चलता है. इंटरेस्ट उनके लिए मेजर इनकम है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं. अब लोन प्रोवाइड करते वक्त हाई चांसेस रहते हैं कि क्या हो सकता है, लोन क्या हो सकता है, बैड हो सकता है. बैड हो सकता है मतलब उस लोन का पैसा नहीं मिल सकता है. सो देयरफॉर सच टाइप ऑफ लोन्स आर टर्म्ड एज अ बैड लोन, एंड उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट. ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब क्या हो जाता है, असेट ये क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है. तो बैंक का प्रॉपर्टी क्या रहता है, कैश है. बैंक के लिए असेट क्या है, कैश है. तो उन्होंने कैश दिया है किसको, पब्लिक को, एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया है, एंड दैट पर्सन इज गिविंग दी परफॉर्मेंस. हर बार वो क्या कर रहा है, हर साल का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, हर महीने का EMI में इंटरेस्ट पे कर रहा है. सो यहाँ पे क्या हो गया, वो पर्सन अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है और लोन भी नहीं चुका रहा है, लोन की अमाउंट, तो क्या हो गया यहाँ पे, इट विल बिकम एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट. दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग, बिकॉज दैट इज बिकम बैड डेब्ट्स. ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग NPA, ठीक है, ये तो मीनिंग तो आपको समझ गया. सो बिफोर understanding NPA, for banks loans are the asset. बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए लोन क्या है, asset है. And these banks generate income from this loan which is called as interest. तो वो लोग क्या करते हैं, उसी पैसे से these banks generate income from these loans. Okay, then banks, for the banks the assets are loans,
लेट्स कम टू एनपीए. लाइक फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए. सिंपल एग्जांपल बता देता हूं आपको मैं. लाइक मिस्टर टॉम wants loan of rupees 10,000. ठीक है, तो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? वो बैंक के पास जाएगा. टॉम डिड नॉट पे EMI फॉर 3 months. 3 महीने के लिए EMI नहीं भरा. So the loan given to Tom becomes, the loan given to Tom becomes bad loan. क्या बन गया वो? एक तरीके से बैड लोन बन गया. क्लियर है स्टूडेंट? समझ रहे हैं आपको यहाँ पे? एंड दिस बैड लोन इज कॉल्ड NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. बोलो, समझा? समझा यहाँ तक? प्लीज रिप्लाई. ओके, नाउ अभी इसमें थोड़ा और एग्जांपल बताता हूँ. टॉम out of rupees 10,000, Tom is able to pay. अब 10,000 में से टॉम ने क्या किया है? बोला मैं 4,000 रुपए तक चुका सकता हूं पैसा. ठीक है, सो हियर rupees 6,000 is left. It is called as ग्रॉस NPA. तो जो 6,000 में भर पा रहा है उसको क्या बोलेंगे? NPA, ग्रॉस NPA. इज इट क्लियर? उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस NPA. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बैंक के लिए NPA लेवल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. हर साल क्या होता है? NPA लेवल बढ़ता चला जाता है. ठीक है, बढ़ते जाता है. ठीक है, NPA level keeps on increasing if more people don't repay loan. तो अगर बहुत लोगों ने लोन नहीं भरा तो NPA लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. सीधी सी बात है. जहां पे आपका 10,000 रुपए लोन का लेने का था पैसा, अभी 10 लाख रुपए लेना है. तो NPA level keeps on increasing if people of public doesn't pay the loan. Bank knows that certain amount of money is kept aside as a separate quota. ठीक है, for such NPAs. मतलब बैंक को पता रहता है कि हमारा पैसा डूबने वाला है. तो वो लोग क्या करते हैं? समझो उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो उसमें से वो लोग सोचते हैं कि हमारा 10,000 डूब सकता है. तो वो लोग एक साइड में 10,000 रुपए अमाउंट निकाल के रखते हैं कि हमारा नुकसान हो सकता है, बिकॉज दे आर गेटिंग द इनकम फ्रॉम दिस लोन्स. So some part of the interest is kept aside, some part of the income is kept aside as a to use as a quota for the NPA, and this is called as provision. Is it clear? इसको क्या बोलेंगे? Provision बोलेंगे. ठीक है, ये समझा? यहाँ तक provision तक समझा? समझा यहाँ तक? So let's say that the bank in this case, जैसे कि एग्जांपल में of Tom, keeps a provision. उन्होंने सोचा कि मिस्टर टॉम हमारा पैसा डुबा सकता है, तो बैंक keeps a provision of rupees 2,000. सो अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है नेट NPA इज इक्वल टू हमारा पैसा कितना डुबा रहा है टॉम? 6,000. उसमें से 2,000 रुपए हम लोग ने क्या किया है? साइड में रखा है, प्रोविजन किया है. तो हमारा यहाँ पे नेट NPA कितना हो जाएगा? मतलब एक्चुअल नेट में हमारा पैसा कितना डूब रहा है? 4,000 रुपए. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी नेट NPA. इसको क्या बोलेंगे? नेट NPA. और वो भी परसेंटेज में आपको फाइंड आउट करना है हर बैंक का एनालिसिस करने के लिए. तो बैंक के लिए
सबसे बड़ा एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है नेट एनपीए, क्योंकि अगर बैंक का एनपीए ज्यादा है तो उस कंपनी में पैसा लगा के मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट प्लीज आस्क इन एनपीए। कोई डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। Okay. Shall I erase this? Shall I erase? Okay. Let's talk about the another ratio, that is NIM. NIM को हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये भी किसके लिए रहता है? बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक का मेजर बिजनेस इज फ्रॉम इंटरेस्ट। सो हाउ इट हेल्प इन सिलेक्टिंग अ बैंकिंग शेयर? सो इट हेल्प्स इन selecting a banking share. ठीक है, so major income of bank is interest. Okay, now NIM is equal to formula interest earned minus interest paid upon assets of bank. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड अपॉन असेट्स ऑफ द बैंक, मतलब कितना आपने इंटरेस्ट कमाया और कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, और उसको डिवाइड बाय असेट करेंगे बैंक के असेट से, तो आपको मिल जाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो यू विल गेट द इट इन द परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके पहले इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझने के पहले विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाउ इज द बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक। बैंक का बिजनेस मॉडल कैसा होता है? सो बैंक का बिजनेस मॉडल कैसे होता है? टू टेक लोन, लोगों से क्या लेंगे? टू टेक लोन एट लोअर रेट एंड टू गिव लोन एट हायर रेट। ठीक है, मतलब बैंक क्या करते हैं? पैसा लेती है लोगों से, ठीक है, लोअर रेट में, और उसको हाई रेट में लोन के फॉर्म में देती है। जैसे कि लोन लोअर रेट में कैसे लेते हैं? लोन नहीं लेते, एक तरीके का सा क्या है? बैंक अकाउंट ओपन करना। अभी आप बैंक में जाके अकाउंट ओपन करते हो तो आपके बैंक में नॉर्मली किसी के 5, 10, 11, 15, 20, 25 हजार रहते हैं। अब वो आप हर रोज निकालते नहीं बैठते हो। आपका यहाँ पे क्या रहता है? एक तरीके का बैंक क्या करते हैं? या इट इज डिपॉजिट्स। सो गुरुवन डिपॉजिट्स रहता है, तो डिपॉजिट्स में क्या होता है कि लाइक every day we are just going to keep the money in the bank. The more that we keep the money in the bank, the more the bank get the credit, and bank is paying us 4%, 3%. and अगर हमको बैंक से पैसा चाहिए तो bank will give us a loan at 8%, 9%, 10%. So this is how the bank operates. तो बैंक के लिए मेजर इनकम इंटरेस्ट रहती है। सो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है दैट इज इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न कहाँ से होगा? लोन देने से होगा। और इंटरेस्ट पेड, जैसे कि हम लोग डिपॉजिट्स के, बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स के ऊपर क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है लोगों को। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड अपॉन असेट्स ऑफ बैंक। ये फंडामेंटल एनालिसिस से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बैंकिंग की कितनी इनकम है, बैंक की कितनी इनकम है। ठीक है, बैंक की कितनी इनकम है ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये रेशियो यूज करने से। अब एक और चीज होती है इसमें, ठीक है, जैसे कि ना बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फैमिली में भी रहेगा या बहुत सारे लोगों की फैमिली में अकाउंट रहेगा जिसका अकाउंट है ना, मतलब ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दादाजी का अकाउंट था, 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाला था,
अब दादाजी ऑफ हो गए हैं, लेकिन अभी दादाजी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दादाजी ने कोई नॉमिनी नहीं रखा, तो ऐसे कुछ पैसे जो रहते हैं वो बैंक के पास ही रह जाते हैं। अब बैंक क्या करती है, वो पैसे, अभी वो पैसे उनके अकाउंट में दिखेंगे, आप चाहिए तो जितने साल के बाद जाके वो बैंक में से पैसा ले सकते हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैंक तो क्या है, खाली डिजिट दिखाएगी कि इतने अकाउंट में पैसे है, लेकिन वो पैसा तो यूज कर सकती है, they can use the money. So approx, as per the survey, approx 12,500 crore, 12,500 crores of all the banks, मैं एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी बैंक की बात कर रहा हूँ, इतने पैसे बैंक में रहते हैं ऐसे लोगों के, मतलब जिनका डेथ हो गया है या कोई दूसरे रीजन की वजह से जो बैंक से पैसा नहीं निकालते, 12,500 करोड़ है। तो 12,500 करोड़ का ऐसे ही यूटिलाइजेशन होता है, और एक समझ लो उसके ऊपर एक 10% भी इंटरेस्ट हुआ तो 1,250 crore is the income every year for the bank just from this money. बाकी हमारा पैसा जो रेगुलर में हम लोग ऑपरेट करते हैं, that is a different thing. Okay, this is as per the survey है, मैं जो है बता रहा हूँ एक बेस पे बता रहा हूँ, ऐसी कोई फेक नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। So this is how the business model works of the bank. So how they take cash, they take cash in the form of current account and saving account, और वो लोग क्या करते हैं, उसी पैसे को हाई रेट पे किसको देते हैं, बोरोवर्स को देते हैं, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, एग्जांपल इज XYZ बैंक, ठीक है, 100 रुपए का लोन दिया है, लोन गिवन माइनस डिपॉजिटर्स, तो यहाँ पे लोन गिवन कितना है 100 माइनस 120, डिपॉजिटर से पैसा कितना लिया है, ठीक है, और रेट है 100 रुपए का जो लोन दिया है उस पे रेट है 6%, सॉरी, एंड यहाँ पे जो रेट है वो है, यहाँ पे जो रेट है वो है 12%, ठीक है। तो यहाँ पे लोन, सॉरी मेरे को यहाँ पे 6% है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी 8%, यहाँ पे मैं 12% कर देता हूँ, और यहाँ पे 6%, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 100 रुपए पे मैंने लोन, 100 रुपए लोन दिया है लोगों को, 12% चार्ज कर रहा हूँ, मतलब 12 रुपीज आई एम चार्जिंग, और यहाँ पे मैंने 120 रुपए डिपॉजिटर के पास से लिया है, और मैं उतना क्या कर रहा हूँ, 6% मैंने क्या किया है, उनको मैं इंटरेस्ट देता हूँ, ठीक है, उस डिपॉजिट्स पे। तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, मतलब 7.2, करेक्ट ना, इधर 12 रुपया, इधर 7.2 रुपीज, तो यहाँ पे कितना बचेगा, दिस विल बिकम योर NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कितना बचेगा, 12 माइनस 7.2 इज, ठीक है, ये अर्निंग हो गया, इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट अर्न आ जाएगा इधर, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये, इंटरेस्ट अर्न कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7.2, हाउ मच, रिप्लाई, आप लोग हो के नहीं, रिप्लाई करो, 4.8, so this 4.8 becomes your net interest, sorry interest earned। अभी इंटरेस्ट अर्न मिल गया, अभी हम लोग को बैंक के टोटल असेट्स तो हम लोग को बैलेंस शीट में से मिल जाते हैं, डिवाइड करो, यू विल गेट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, द मोर, ठीक है, यस वेरी गुड, द मोर द NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, द ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज गुड, जितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा उतना ज्यादा, ठीक है, इट इज हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना, इट इज नॉट ओनली थिंग फॉर एनालिसिस। तो मैंने आपको बताया है कि एक एनालिसिस करके खुद को
तो नहीं समझने का क्या, अरे आप तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नो, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है। नाउ लोन गिवन इन द मार्केट टू द कस्टमर इज इंपॉर्टेंट। अभी जितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा उसका मतलब क्या है, उतना ज्यादा लोगों को लोन दिया है। अगर बाय चांस लोन डुबा दिया लोगों ने, ठीक है, तो क्या होगा, there are high chances, so do not depend only on one ratio, and loan given in the market to the customer is important, rate of interest is high, rate of interest क्या होना चाहिए, high, और कस्टमर क्या होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पैसे चुकाने वाले कस्टमर होने चाहिए, उन लोगों को लोन देना चाहिए। किसने ऑन कर दिया, ये माइक कैसे ऑन हो रहा है, माइक ऑन हो ही नहीं सकता, मैंने सबको म्यूट किया है यहाँ पे, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, when the NIM changes of the bank, when the demand for loan decreases and deposits of customer increases, NIM कब कम हो सकता है बैंक का, कब कम हो सकता है, NIM will decrease, कब कम हो सकता है, जब लोन की डिमांड नहीं है और डिपॉजिट ज्यादा है, तब ऐसे टाइम पे NIM क्या हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल बी डिक्रीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, इज इट क्लियर? ये हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में। प्लीज आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी डाउट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का वैशाली मतलब है सिंपल, कि कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है, सॉरी बैंक्स का बिजनेस कैसे चलता है, ब्याज के ऊपर। तो बैंक कैसे ब्याज लेती है, कैसे ब्याज से पैसा कमाती है, तो बैंक क्या करेगी, आप जैसे लोगों का बैंक अकाउंट ओपन करेगी और आप लोग को बोलेगी मिनिमम 5,000 डिपॉजिट रखने का, तभी आप ऐसे अगर 100 अकाउंट खोल दिए बैंक ने, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपए बैंक के पास आ गया। अब आपको तो फिक्स 5,000 रुपए रखना है, ऊपर से साल का चार्जेस भी भरते हो आप। अब वो 5,000 बैंक क्या करती है, किसी को लोन दे देती है, ठीक है, और आपको भी बोलती है कि आप 5,000 मिनिमम आपको रखना है और आपको हम लोग 3.5% ब्याज देंगे सेविंग बैंक अकाउंट पे। कितना टका, 3.5%। और मैंने वही 5 लाख बैंक ने वही 5 लाख को घुमा दिया और एक जन को बोला ये लोन आपको, मतलब वो बोला कि मेरे को लोन चाहिए, तो उसको दे दिया 5 लाख का लोन 12% के ब्याज पे, बिजनेस लोन दे दिया। तो बिजनेस लोन दे दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया, 8.5% आपका यहाँ पे अर्निंग हो गया ना, 8.5%। आप यहाँ पे 12% ले रहे हो लोन का पैसा और आप यहाँ पे 3.5% आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे बैंक का क्लियर कट 8.5% का प्रॉफिट होता है, दैट इज नोन एज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। क्लियर वैशाली? Okay, so that is all about this NIM. Now talking about the मार्केट कैपिटलाइजेशन, थर्ड रेशियो। क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में 3 अलग अलग लेवल्स की कंपनी होती है। एक होता है स्मॉल कैप, बराबर स्टूडेंट्स, करेक्ट और नॉट। दूसरा होता है मिड कैप, तीसरा होता है लार्ज कैप, बराबर, करेक्ट और नॉट। ओके, ठीक है। नाउ aggregate valuation is also called as मतलब कंपनी की फुल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर्मूला देख लो ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर
अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है मार्केट कैप के रिलेटेड, जैसे कि रिलायंस और एमआरएफ का मैंने एग्जांपल दिया था कि रिलायंस बढ़ा कि एमआरएफ बढ़ा, तो जिसके डिपेंड करता है, जिसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ज्यादा रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बेस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुणवंत लिमिटेड, गुणवंत लिमिटेड है, ठीक है, इसका प्राइस ऑफ वन शेयर इज रुपीज, एक शेयर की कीमत है 1000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग शेयर इज, आउटस्टैंडिंग शेयर है कितना, 1 लाख, 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी मैंने इधर मुझे मल्टीप्लाई देखना था। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज 1000 इंटू 1 लाख। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, दैट इज 10 करोड़। मतलब गुणवंत की जो कंपनी है उसका मार्केट का वैल्यू कितना है, आज मार्केट का वैल्यू 10 करोड़ है। तो मार्केट का वैल्यू जो है गुणवंत लिमिटेड का वो हर दिन पे चेंज होते रहता है। अगर 1000 की शेयर प्राइस देखो ना, शेयर प्राइस तो चेंज होते रहते हैं एज पर डिमांड एंड सप्लाई, तो सपोज शेयर प्राइस 1500 हो गई, तो गुणवंत की कंपनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 करोड़ रुपीस। इज इट क्लियर, 15 करोड़ हो जाएगी। जैसे कि नायका का देख सकते हो आप कि नायका का क्या वैल्यू था, और देखो तुरंत जैसे ही उन्होंने वो शेयर अपना मार्केट में लाया तो तुरंत ही उनका शेयर का प्राइस बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट इट चेंजेस। ठीक है, अब बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, सवाल ये आ जाता है, जैसे कि श्रीकांत सर का भी लेक्चर था, बहुत ही स्पेशल लेक्चर था वो, तो उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की क्या कैटेगरी रहती है। ठीक है, तो पहला है लार्ज कैप। ठीक है, तो लार्ज कैप कंपनी लार्ज कैप कैसे बनती है, लार्ज कैप की कैटेगरी में कैसे आती है। सो मोर देन 75,000 करोड़, देखो बहुत बड़ा अमाउंट है, 75,000 करोड़ से ऊपर अगर कंपनी, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस हो जाता है, जैसे कि अभी गुणवंत की कंपनी है तो बेचारी 10 करोड़ की है, तो 10 करोड़ की है मतलब वो स्मॉल कैप हो गई। ठीक है, और अगर गुणवंत की कंपनी सपोज 80,000 करोड़ की हो गई तो वो कौन सी कंपनी बन जाएगी, इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप। मिड कैप, मिड कैप कंपनी 13,000 करोड़ टू 75,000 करोड़, इसको हम लोग मिड कैप बोलते हैं। और देखो ये है ना, चेंज होते रहता है स्टूडेंट्स, ये 2-3 साल में ये जो मोर देन 75 इसकी लिमिट चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये आपको हर साल अपडेट रहना है, हर 2-3 साल में अपडेट करना है खुद को कि क्या कौन से इसमें लार्ज कैप में कितना है, 1000 करोड़ का मतलब एलिजिबिलिटी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से होता है। एंड लेस देन 13,000 करोड़, तो यहाँ पे गुणवंत की कंपनी तो स्मॉल कैप में आएगी क्योंकि 13,000 करोड़ से कम है। सो देर इज, मैंने बताया देर इज नो सच क्राइटेरिया ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि सर ये इतना ही रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक अंदाजे से किया जाता है। तो मैंने बताया, तो जैसे कि 2-3 साल पहले 50,000 करोड़ को क्या गिना जाता था, 50,000 करोड़ के ऊपर अगर कंपनी जाती थी तो वॉज इन लार्ज कैप, तो कुछ साल पहले ऐसा भी था, बट टुडे इट इज कमिंग अंडर मिड कैप। ठीक है, तो आज वो मिड कैप की कैटेगरी में, लेकिन पहले वो जो कंपनी थी 50,000 करोड़ के ऊपर जाती थी तो वो लोग को तभी लार्ज कैप बोला जाता, लेकिन आज 50,000 करोड़ की अगर वैल्यूएशन है कंपनी की तो वो मिड कैप में आएगी क्योंकि आज का क्राइटेरिया 75,000। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझा ये, प्लीज रिप्लाई यस।
Okay, students, am I audible? ठीक है. So small cap are basically, normally we can say they are the startups. वो क्या है? Startups, and are at initial stage of development. वो एक initial stage के development पे रहती है. ठीक है, यहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं कि ग्रोथ पॉसिबिलिटीज रहती है, ग्रोथ है. ठीक है, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज, फेलियर भी रह सकता है, रिस्क भी रह सकता है. तो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व स्मॉल कैप में. ठीक है, अब स्मॉल कैप, जैसे कि उस दिन श्रीकांत सर ने बताया था कि हर एक ऑटोमोबाइल के सेक्टर में सेक्टोरियल आप इंडाइसेस देख सकते हो. तो सेक्टोरियल इंडाइसेस में ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, फार्मा का सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी का सेक्टर है. तो जैसे मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो, वैसे आप सेक्टोरियल इंडाइसेस में आप जाके स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप भी देख सकते हो. ठीक है, तो जैसे कि स्मॉल कैप के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्मॉल कैप में आने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको. ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन में. स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एसएनपी इंडेक्स. एसएनपी इंडेक्स, जैसे कि एसएनपी इंडेक्स में, ठीक है, डेपिक्ट स्मॉल कैप परफॉर्मेंस. वो क्या दिखाती है अपने को? स्मॉल कैप इंडेक्स आपको क्या दिखाएगा? डेपिक्ट द स्मॉल कैप परफॉर्मेंस. देन मिड कैप इंडेक्स आपको दिखाएगा मिड कैप कंपनीज. ठीक है, मिड कैप परफॉर्मेंस. और लार्ज कैप आपको दिखाएगा लार्ज कैप, दैट इज लार्ज कैप इंडेक्स आपको दिखाएगा लार्ज कैप का परफॉर्मेंस, कि लार्ज कैप इंडेक्स आपका किस तरीके से चल रहा है. तो जैसे कि लार्ज कैप में आ जाती है टीसीएस, एलएनटी. ठीक है, देन इन्फोसिस. ये भी बहुत, मतलब बहुत बड़े बड़े ये लार्ज कैप इंडेक्स में आ जाते हैं. तो आप सर्च कर सकते हो, यू विल गेट मोर एंड मोर एग्जांपल लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज. ठीक है, तो ये जो लार्ज कैप होते हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है, वेल एस्टैब्लिश्ड इन देयर सेक्टर. अपने सेक्टर के किंग होते हैं ये लोग, लार्ज कैप, क्योंकि इनके पास कितना करोड़ का कैपिटलाइजेशन है? 75,000 से ज्यादा, 75,000 करोड़ से ज्यादा इनका क्या रहता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन. इनका वैल्यू उतना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनकी देयर फाइनेंशियल इज स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मार्केट कैपिटलाइजेशन. ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में था. क्लियर है? समझा स्टूडेंट्स आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई करो. ओके, बहुत बढ़िया. Shall I erase this? Okay. अब बात करेंगे पी रेशियो की. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग. ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो. सो लाइक फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ वैल्यूएशन रेशियो. इसको हम लोग वैल्यूएशन रेशियो बोलते हैं. So like for example, if a company distribute all the profits to shareholders and in coming years earns same amount of profit, then a shareholder who have invested the amount can recover the amount in how many years? So for example, let me give you an example. चलो पहले मैं example ही देता हूँ तो आपको समझेगा अच्छे से. For example, you have invested rupees 1 lakh इन एबीसी लिमिटेड. आप एबीसी लिमिटेड में 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है. दैट मीन्स
और आपका यहाँ पे पीई रेशियो है 5। तो इसका मतलब ये होता है दैट मीन्स इफ कंपनी डिसाइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट all the profit, then it will take 5 years to recover the amount. मतलब अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि आपका 1 लाख रुपए आपको वापस से रिटर्न कर देना है, मतलब प्रॉफिट कमा के पूरा, तो कंपनी को लगेगा 5 साल। कितना लगेगा? 5 साल लगेगा आपका सारा पैसा रिटर्न करने में, मतलब शेयर होल्डर्स का सारा पैसा रिटर्न करने में, वो भी किसमें से? प्रॉफिट में से। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का जो पैसा कमाया है, जैसे कि हर साल कंपनी कमाती है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और मैं अकेला ही शेयर होल्डर हूँ उस कंपनी का, तो कंपनी कमाती है हर साल का 20,000 रुपए। कितना कमाती है? 20,000। और वो 20,000 वो देती नहीं है मुझे, वो अपने पास ही रिटेन करते जा रही है, एंड दे आर नॉट गिविंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो व्हाट विल हैपन हियर? वो 20,000 रुपए हर साल कमाते जा रही है, तो ऐसे उनको कितने साल लग जाएंगे मेरा पैसा रिटर्न करने में? 5 साल लगाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। ईपीएस का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है, ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग होगा, दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इट मींस distributing, it means if company distribute the profit to shareholder, then how much a shareholder will get per share। तो जैसे कि चलो एक एग्जांपल मैं ओरली यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी ने कमाया है 10 रुपए। कितना कमाया है? 10 रुपए। ठीक है, और कंपनी के मार्केट में सिर्फ है 5 शेयर। कितने शेयर है? 5 शेयर। कितने शेयर है? 5। और कंपनी ने कितना कमाया है? 10 रुपया। तो 10 रुपया के कमाया है और 5 शेयर्स है, तो पांचों शेयर्स के लिए उन्होंने एक शेयर पे कितना कमाया है? 2 रुपए कमाया। कितना कमाया है? 2 रुपए। दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सिंपल एज दैट। 10 रुपए अर्निंग है, 5 शेयर है मार्केट में, ठीक है, एक शेयर के ऊपर कितना कमाया? 2 रुपए कमाया। दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। क्लियर? तो ईपीएस का फॉर्मूला भी लिख के दे देता हूं यहाँ पे। ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। For example, company XYZ has earned rupees 20,000 and outstanding shares in market is 1 lakh shares। तो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है, तो अर्निंग कितनी हो जाएगी? देन अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, सॉरी ये अर्निंग पर शेयर नहीं, अर्निंग्स है, अर्निंग था। सॉरी स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन इट। मैं बोला रहेगा बराबर, शायद लिखते हो गलत तरीका। अर्निंग कितनी है कंपनी की? 20,000। कंपनी के मार्केट में शेयर कितने बाहर है? 1 लाख। तो कितना अर्निंग हो गया? कितना अर्निंग हो जाएगा पर शेयर? डिवाइड करके बताओ। यस, वेरी गुड। 0.5 आएगा ना कि 2 आएगा? गुणवंत वैशाली 20,000 डिवाइडेड बाय, ओके इट्स 2। ओके ओके कूल, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इफ पी रेशियो, अभी ये ईपीएस समझ गया, अब पी रेशियो की बात करेंगे। इफ पी रेशियो इज लेस देन कंपनी इज अंडरवैल्यूड।
अंडर वैल्यूएशन आप इंट्रिंसिक वैल्यू से भी फाइंड आउट करोगे और पी रेशियो से भी फाइंड आउट करोगे, तो कंपैरिजन यहाँ पे होता है। तो इफ द पी रेशियो इज लेस देन दी कंपनी इज अंडर वैल्यूड, एंड इसका मतलब देखो उल्टा भी निकल सकता है। कंपनी अंडर वैल्यूड है मतलब सीधा ऐसा सोचना नहीं कि सर कंपनी अंडर वैल्यूड है, चलो चलो लगा लेंगे सर, पैसा लगाएंगे तो नॉर्मल फेयरली वैल्यूड तो हो जाएगी, तो हम लोग को पैसा मिल जाएगा यहाँ पे। सो इज अंडर वैल्यूड एंड शेयर होल्डर डू नॉट ट्रस्ट, देखो इसका मीनिंग देखो क्या निकला है, डू नॉट ट्रस्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। कंपनी अंडर वैल्यूड है मतलब कंपनी के फ्यूचर पे लोगों को भरोसा नहीं है, पब्लिक को भरोसा नहीं है, इसके लिए उस कंपनी को अंडर वैल्यूड कर दिया, मतलब उसका भाव, उसका शेयर की प्राइस वो लोग ज्यादा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए वो बन गई है अंडर वैल्यूड। और दे माइट बी नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक्स, उस कंपनी के स्टॉक्स में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके लिए इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, people think that if P ratio is less of company, then it is undervalued। ऐसे ही ना, ऐसे ही मतलब हो जाता है ना इसका, अरे सर P रेशियो कम है तो अंडरवैल्यूड है। सो ओके, कितना होना चाहिए डिपेंड करता है सेक्टोरियल कंपनीज पे, सेक्टर वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन होता है। यहाँ पे नॉर्मली मैं अगर आपको एक बात बताऊंगा यहाँ पे श्रेष्ठ, की पी रेशियो जो है ना, ये आप इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर करने का मतलब, फॉर एग्जांपल इंफोसिस कंपनी है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो आप आईटी का इंडस्ट्री पी निकालोगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर सेक्टर की इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है और इंफोसिस का कितना है, ठीक है, ये आप निकालते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली इट शुड बी लेस, सो इट इज नॉट लाइक दैट। लोगों को क्या लगता है, पी रेशियो कम है कंपनी का मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, सो इट इज नॉट लाइक दैट इट इज अंडर वैल्यूड। तो मेरे मायने से देखा जाए तो ये ऐसा अंडर वैल्यूड नहीं होता है। ठीक है, सो इफ, आगे देखते हैं, इफ पी रेशियो इज लेस, it can also depict, वो ऐसा भी मीनिंग उसका निकल जाता है, that the company is not performing well or company's prospect is not good, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। यस, ऑल कंपनी का पी रेशियो, screener.in, पूनम screener.in देखो, ऑल कंपनी का पी रेशियो भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इफ पी रेशियो इज लेस then it can depict that the company is not performing well। पी रेशियो बोला मतलब सर अंडर वैल्यूड है, चलो चलो इस कंपनी में पैसा लगाते, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना है कि पी रेशियो क्यों कम है, कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है या कंपनी के प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं है या आपको लगता नहीं कंपनी परफॉर्म करेगी, मैं लगाता हूं, तो यू कैन, सो आप बाकी के फैक्टर्स देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो। क्लियर, आगे और भी थोड़ा बहुत है बताना है मुझे पी रेशियो के रिलेटेड, तो शैल आई कंटिन्यू, आगे बताऊं ना मैम। आगे बताओ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका पी रेशियो का एक पार्ट, अभी और भी देखेंगे हम लोग आगे। दैट इज सम पीपल बाय शेयर बाय लुकिंग एट अ लो पी, कम पी रेशियो देखा और उड़ी मार दिया उस कंपनी में। द कंपनीज which are about to close or have to become bankrupt, कंपनी खलास हो गई है। ठीक है, मतलब उनका यहाँ पे जो है सब कुछ बिक गया है, तो उनका भी पी रेशियो कम होता है। तो प्लीज ऐसा मत करना सर पी रेशियो कम लगा दिया पैसा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर विद दिस। इफ पी रेशियो is less
then you should know why it is less. आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों कम है. Is it clear? जैसे कि आइचर मोटर्स पी रेशियो, ठीक है, देखते हैं 5 years ago, now, चलो देखते हैं 5 years ago पी रेशियो 65, ये पी है और शेयर प्राइस है 27. शेयर प्राइस कितना है 27. पी रेशियो अभी है 34, शेयर प्राइस है 28,000. ठीक है, शेयर प्राइस कितनी है 28,000. तो यहाँ पे ये पी है, ये शेयर प्राइस है. देख लो डिफरेंस क्या दिख रहा है यहाँ पे. पहले 2700 के शेयर पे 65 रुपया पी था यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग, और 28,000 की शेयर प्राइस पे कम हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि देखो शेयर की प्राइस बढ़ गई है और पी रेशियो क्या हो गया, कम हो गया. मतलब कंपनी यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही. 2700 की शेयर प्राइस पे 65 रुपए का पी था, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी मे बी, या फिर दूसरे कोई फैक्टर्स रहेंगे. ठीक है, तो यू नीड टू चेक दी फैक्टर्स. सो लाइक फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं. इफ यू गो ऑन शॉप टू बाय टी शर्ट, नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 रुपीज 100. अभी कल ही गया था मैं मुंबई, ठीक है, इसीलिए छुट्टी लिया था. आई वेंट ओवर देयर, आई टुक द, तो यू ऑल्सो चेक क्वालिटी. आप टी शर्ट बाय करने जाते हो, क्वालिटी देखोगे, मटेरियल देखोगे, एंड इफ यू गेट अ गुड क्वालिटी with less rate, then it is a good deal, है ना. तो आपको कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट मिल रही है. तो मैंने कल गया था मैं बैंड्रा लिंकिंग रोड, आई वेंट ओवर देयर, 350 रुपीज में बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी, एकदम जाड़ा कपड़ा टी शर्ट का. आई टुक इट, आई गॉट द क्वालिटी, आई गॉट द गुड मटेरियल. So this is what you are getting the quality, and for that quality you are paying the price. This is what the price earning ratio. Please again, do not buy stocks based on 2 to 3 fundamental ratio. तो 2 से 3 नहीं, कम से कम 7 से 8, कम से कम 8 से 9. जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. ईपीएस भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा ईपीएस रहेगी उतना अच्छा ना कंपनी के लिए. तो ठीक है, लेकिन ज्यादा ईपीएस भी रहेगा तो वो भी डिपेंड करता है कि लाइक कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है. अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल एग्जांपल. ईपीएस समझो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका ईपीएस है 10 रुपया. ठीक है, तो 10 रुपया वो कैसे आया कि लाइक वो लोग, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का 10 रुपया प्रॉफिट है. चलो बात करते हैं, 10 रुपया प्रॉफिट है और मार्केट में सिर्फ 2 शेयर है. कितने शेयर है मार्केट में? 2 शेयर है. कितने शेयर है मार्केट में? 2. तो ईपीएस कितना आएगा? 5 रुपया आ जाएगा. और दूसरी कंपनी है, उसका प्रॉफिट है 10 रुपए, लेकिन मार्केट में 5 शेयर है, ईपीएस आ रहा है 2. ठीक है, कौन सी कंपनी अच्छी है? जिसका ईपीएस ज्यादा है उसकी कंपनी अच्छी है? नहीं, दोनों कंपनी अच्छी है, क्योंकि दोनों भी 10 रुपए ही कमा रही है, खाली उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाहर मार्केट में ज्यादा है. दैट्स इट. ठीक है, तो ईपीएस आपको चेक करना है, डिपेंड ऑन दी कंपनी. ठीक है, ईपीएस आपको एक खाली इतना बताता है कि इसकी अर्निंग एक शेयर पे कितना पैसा कमा रहा है. तो आपको सारे फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए ही आपको समझना है. ठीक है, तो मैंने आपको एक और चीज बताई, वापस से मैं रिपीट कर दूंगा. बेस्ट वे टू चेक पी रेशियो, कितना होना चाहिए पी रेशियो, ये सब सवाल आ रहे थे ना आपके दिमाग में. इज टू कंपेयर पी रेशियो विथ इंडस्ट्री पी रेशियो और विथ अदर कंपनी पी रेशियो. बात हजम.
इंडस्ट्री पी का मतलब है द होल इंडस्ट्री, जितने भी वो सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती है वो इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर, समझ गया? ओके अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको डेब्ट टू इक्विटी बताया ना रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो हुआ है ना हमारा। तो ईपीएस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेक्चर नाही संपत आहे, मला इरिटेट व्हायला लागलं. अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सगळ्यांवरती निघेल ना मग. दैट इज दी, किसी का तो माइक ऑन है, somebody's mic is on. मला लिटरली लक्षात नाही आणि मी कालच काढण्याची यांना, पण अख्खा पूर्ण कालचा दिवस नाही गेलेला आजचा. Okay, students, yeah. Now talking about the dividend yield ratio. Dividend yield ratio क्या होता है? So company share profit to its shareholder is known as dividend. जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे इसमें प्रेजेंट कौन है, एक मिनट, हाँ शहर एक फाइनेंस की स्टूडेंट है, और कौन से फाइनेंस के स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे बैठे? चंदन, अमित, अमित है क्या? दिव्या, दिव्या भी नहीं है। कौन है यहाँ पे फाइनेंस वाले? TYPMS फाइनेंस, यस यस, प्रवनी है। और तो इनको मैंने बताया ऑलरेडी, जेम्स वॉल्टर, मायरन, ये, हाँ तो ये सब बताया आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो, देखो स्टॉक मार्केट में कैसे हेल्प करता है। द कंपनी शेयर प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। सिंपल सी बात है, कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट जो भी कमाती है वो शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। टिल ₹10 lakh द इनकम डिविडेंड इज नॉट टैक्स्ड, ठीक है। 10 लाख रुपए तक कंपनी को डिविडेंड क्या रहता है, टैक्स फ्री रहता है। तो उसको डिविडेंड बिकम टैक्स फ्री इनकम फॉर द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाता है, 10 लाख रुपए तक पूरे साल भर में जो भी इनकम आती है आपकी डिविडेंड से, वो टैक्स फ्री होती है। सो देयर इज नो गारंटी दैट कंपनी रेगुलर डिविडेंड देगी आप लोगों को। जरूरी नहीं कि कंपनी हर साल आपको डिविडेंड देगी, डिपेंड करता है। कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, उनका ग्रोथ उनका जरूरी रहता है। कुछ छोटी कंपनी रहती है, जानबूझ के डिविडेंड नहीं देती है, वो प्रॉफिट को क्या करती है, रिटेन करके बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करती है। दैट्स व्हाई दे डोंट गिव डिविडेंड। तो भी लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि आज 100 रुपए का शेयर है, वो 200 रुपए होने वाला है। तो दे गेट दी 100% रिटर्न, डिविडेंड से ज्यादा उनको पैसा मिल जाता है यहाँ पे। So to give dividend or not, the decision lies with the board of directors. ये किसके ऊपर लाई करता है, board of directors के ऊपर। Small companies do not give dividend as they use the profit for its growth and expansion, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। जैसे कि यहाँ पे face value है और market value है, ठीक है। When the share is initially issued, the face value is decided and stock split and consolidation उसके ऊपर dividend होता है। So dividend is normally given on फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जब स्टार्ट में कंपनी डिसाइड करती है कि इसका फेस वैल्यू कितना रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ABC कंपनी, उसका मार्केट वैल्यू है ₹1000 और डिविडेंड डिक्लेयर किया है इज 200%।
ठीक है, कितना डिक्लेयर किया डिविडेंड? 200%। सो 200% मतलब 200 रुपया डिविडेंड नहीं हो जाएगा, 1000 रुपया जो है यहाँ पे, तो 1000 नहीं। और कंपनी का यहाँ पे फेस वैल्यू जो है इट इज ₹10। सो देयरफॉर डिविडेंड का 200% ऑफ डिविडेंड इज 200% ऑफ द फेस वैल्यू। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर इज 200% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? यस, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 200% ऑफ ₹10। दैट इज कंपनी कितना डिविडेंड देगी? 20 रुपीज पर शेयर। एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड देने वाली है कंपनी? 20 रुपीज। इज इट क्लियर? तो डिविडेंड ये होता है। ये समझा? ओके, सो दिस इज अबाउट द डिविडेंड। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब हाँ, मुझे एक और पॉइंट यहाँ पे बताना है आप लोग को, ठीक है? एक लास्ट पॉइंट मैं कवर करूंगा यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे। दैट इज डिविडेंड यील्ड, ये हमें परसेंटेज में समझना है। सो एज पर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, ठीक है, हाउ मच डज द कंपनी पेज डिविडेंड, कितना पे करना चाहिए डिविडेंड? इट इज ऑल्सो यूज, हाँ बता दो। नहीं, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। दैट डिपेंड्स कांचन की उनको कितना डिविडेंड देना है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं। 200% देना है, 10% देना है, 15% देना है, जितना है वो डिसाइड करना है। अभी एमआरएफ का रिसेंटली उन्होंने 3 रुपया 4 रुपए को डिविडेंड दिया। एक शेयर 78,000 का है, ठीक है, 4 रुपए डिविडेंड दिया पब्लिक को। सो इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर विथ डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स। तो डिविडेंड देने वाली डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स है, स्टॉक से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स में हिंदुस्तान जिंक है, आईटीसी है, बीपीसीएल है, देन आईओसी है, ठीक है। ये सारी कंपनीज है ना, ये लोग डिविडेंड देने वाले कंपनीज है, मतलब ये लोग बहुत डिविडेंड देते हैं, बहुत सारा डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। कांचन समझा डिविडेंड परसेंटेज कैसे डिसाइड होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उनके ऊपर डिसाइड रहता है कि कितना कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो उसके हिसाब से वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि लाइक हम लोग अभी कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, एबीसी और XYZ कंपनी में। एबीसी का एक शेयर 20 रुपए का है और XYZ का भी एक शेयर 20 रुपए का है, ठीक है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर दैट which company has given dividend। तो यहाँ पे ज्यादा डिविडेंड किसने दिया वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्रॉम डिविडेंड यील्ड रेशियो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू ₹1000। यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू ₹2000। फॉर्मूला है इसका डिविडेंड यील्ड का, देखो फॉर्मूला बताना रह गया था मुझे, सॉरी, फॉर्मूला बता देता हूँ। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। ये जो है ये 20 रुपीज पर शेयर जो है स्टूडेंट्स वो डिविडेंड दिया है। उस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू है एबीसी की 1000 रुपीज और
XYZ के एक शेयर की वैल्यू है कितनी 2000 रुपीज। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एबीसी का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, कितना आएगा यहाँ पे 2%, और यहाँ पे आ जाएगा 1%। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड दिया है आप देख सकते हो। अब हमें समझ में आ सकता है कि डिविडेंड यील्ड रेशियो से हमें पता चल सकता है कि किस कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है शेयर की मार्केट प्राइस के ऊपर। अगर 78,000 का एमआरएफ का शेयर है, अगर वो 4 रुपए डिविडेंड दे रहा है, मतलब उनका डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, 0.1% भी नहीं रहेगा। बट अगर एक हिंदुस्तान जिंक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है कुछ अराउंड 350 रुपीज, 350 रुपए का शेयर है, अगर वो 18 रुपए डिविडेंड देता है तो कुछ मायने रखता है वो। ठीक है, यस। सो एबीसी कंपनी इज गुड बाय गिविंग द डिविडेंड। तो अगर आपको डिविडेंड वाले स्टॉक खरीदने हैं तो आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो देखना है। आप क्या कर सकते हो, पैसा लगा के भूल जाने का, आपके अकाउंट में डिविडेंड आते रहेगा। में कंपनी क्या करती है, डिविडेंड को डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डिविडेंड यील्ड रेशियो इज कैलकुलेटेड। सो यहाँ पे बिहाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 एबीसी हैज गिवन ₹2 डिविडेंड, मतलब एक 100 रुपए के पीछे एबीसी कंपनी ने 2 रुपए डिविडेंड दिया है। 2% मतलब क्या हो गया, 2 रुपए हो गया ना। एक 100 रुपए के पीछे 2 रुपए का डिविडेंड दिया है। और यहाँ पे हमारी XYZ कंपनी ने क्या किया है, 100 रुपए के पीछे 1 रुपए डिविडेंड दिया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्केट वैल्यू फॉल हो जाता है तो डिविडेंड भी फॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू डिविडेंड यील्ड रेशियो? बोलो स्टूडेंट्स, ये है डिविडेंड यील्ड रेशियो। सो यही सारे फंडामेंटल एनालिसिस मुझे बताने थे। दैट इज ऑल अबाउट दी fundamental analysis. Students, I wanted to discuss a very important thing, that is आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो कि कितने लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन किया है। क्योंकि मुझे श्रीकांत सर ने बोला कि सिर्फ अभी तक एक स्टूडेंट का आया है डिटेल, और एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन भी हो गया, कुछ हाफ एन आवर या 1 आवर में या 1 डे में ही ओपन कर दिया था। कुछ ऋतिक का कुछ तो है, उनका अकाउंट ओपन हो चुका है। और दूसरे जो स्टूडेंट है उन्होंने कुछ तो मैसेज किया, बट यस, ऋतिक का अकाउंट ओपन हो गया। एंड ऋतिक, आई विल टेल यू दैट अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे मेंटरशिप के लिए भी तो आप बोल सकते हो। कुछ उसका जो भी है, कुछ 2500 वन टाइम चार्जेस है। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो मैं शायद देखता हूँ 2-3 दिन के बाद मैं उनको मेरा अकाउंट भी ओपन है, तो मेरा अकाउंट से मैं मेंटरशिप प्रोग्राम मैं खुद लेने वाला हूँ, और उनको मैं 2500 स्टार्टिंग का 1 टाइम में पे कर दूंगा। एंड आई विल कीप 25,000 to 30,000 रुपीज इन माई अकाउंट, और वो लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। मतलब जो भी हर दिन का 500-600 रुपीज दे आर तो यहाँ पे ये एक है मेंटरशिप का। एंड द सेकेंड थिंग इज कि व्हाई अदर्स हैव नॉट ओपन द अकाउंट। देखो, अगर आप लोगों के पास जो भी डेटा मांगा है, अगर आपके पास चेकबुक नहीं है, तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया सर चेकबुक नहीं है, तो चेकबुक नहीं दो, पासबुक दो तो भी चलेगा। अगर पासबुक भी नहीं, आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप अपने भाई के नाम से खोल सकते हो अकाउंट, आपके सिस्टर के नाम से या आपके पेरेंट्स के नाम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। देयर इज नो सच प्रॉब्लम। मेंटरशिप में क्या होगा, वो आपको सारी डिटेल्स, मतलब कंचन, आप एक बार श्रीकांत सर को कॉल करो। देखो, he is not going to call because he is too much busy, but हाँ, अगर आप उनको कॉल करोगे, he is going to give you a reply definitely. So feel free to ask any type of query is there. कोई भी टाइप का क्वेरी रहेगा आप उनको पूछो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको कॉल नहीं करेंगे डेफिनेटली, ही इज नॉट गोइंग टू कॉल, ही इज नॉट इन अ नीड। वो नीड उनको नीड नहीं है, नीड हमको है कि लाइक अगर हमको डीमैट अकाउंट ओपन करना है और हमको अगर मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, देन डेफिनेटली यू आर इन नीड, वी आर इन नीड, ही इज नॉट इन नीड, ही इज नॉट गोइंग टू कॉल। सो अगर आपको ऐसा रिक्वायर्ड नीड है, आपको लग रहा है कि सर हमें ओपन करना चाहिए डीमैट अकाउंट, हम लोग को हमारी पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, देन डेफिनेटली यू कैन ओपन द अकाउंट और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का आपका डाउट है, आप मुझे पूछोगे, मैं भी उनको ही पूछने वाला हूँ। बेटर है डायरेक्टली पूछो, एंड फील फ्री टू आस्क, इज अ वेरी फ्री पर्सन।
ये मेरे जितने ही है, ज्यादा ऐसा कोई एजेड वगैरह पर्सन नहीं, इज वेरी मच फ्री, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम, कॉन्टैक्ट हिम, व्हाटएवर योर डाउट्स आर देयर, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, व्हाटएवर इज देयर, ठीक है। सो दैट्स इट। आप लोगों को कुछ डाउट है, पूछना है, हाँ अकाउंट ओपन करना है तो आप मैसेज कर दो, आपको जो भी कॉल कर दो, तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? ठीक है। So today we are ending up with this session, our fundamentals of the stock market. We are ending up with the session, and I hope so I have taken this session in a responsible way. ठीक है। Stock versus Sensex returns क्या है? ठीक है। Stock versus Sensex return का मतलब है फराना कि Sensex जिस तरीके से, जिस तेजी से जो चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उस तेजी से वो स्टॉक जा रहा है क्या ऊपर, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स का रिटर्न है 10%, स्टॉक का रिटर्न है 8%, मतलब वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, क्योंकि सेंसेक्स मतलब बाकी के एवरेज मिला के वो सेंसेक्स का जो इंडेक्स, सेंसेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉप 30 कंपनीज को। तो टॉप 30 कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही है स्टॉक से, अगर आप उसके जगह पे दूसरे टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करो तो इट विल बी गुड। सो दैट इज व्हाट, हाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ना डिविडेंड यील्ड रेशियो का, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो दिया मैंने, बताया ना आप लोगों को भी, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो बताया मैंने आपको। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल मतलब आई थिंक वो बोल रहे हो आप स्क्रीनर पे, एक मिनट, चलो ठीक है मैं शेयर करता हूँ। ओके ओके ओके, बराबर ना, प्रैक्टिकल मतलब वो स्क्रीनर पे आपको मैं बताता हूँ, एग्जांपल तो दिया है मैंने। हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आईटीसी दिख रहा है, आईटीसी का डिविडेंड यील्ड रेशियो देखो 4.70% है, मतलब एक 100 रुपए के पीछे आईटीसी की कंपनी, अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो उस कंपनी तो आपको 4 रुपए मिलता है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक देख लो, अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड यील्ड रेशियो देखो 6.29% है, मतलब 100 रुपए के पीछे कंपनी 6 रुपए डिविडेंड देती है हर साल, हर साल पॉइंट परसेंटेज की बात हो रही है तो हर साल 6 रुपया। देन बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम देख सकते हो यहाँ पे 11.2% कंपनी में डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स देखो, बजाज ऑटो, गेल, ठीक है, तो यहाँ पे बजाज ऑटो 4.25%, गेल इंडिया 3.70%, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको आइडिया आ सकती है किस तरीके से आप डिविडेंड के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक तो बीपीसीएल का ही ज्यादा अच्छा है, बीपीसीएल का देख सकते हो, ठीक है, 11.2% दे रही है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है कंचन? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई भी आपको डाउट पूछना है पूछ सकते हो। तो shall we end? Shall we end up? तो हम लोग एंड करें स्टूडेंट्स? एनी डाउट? प्लीज रिप्लाई। So okay, so as I declare that our portion of the stock market is completed, right? चालू कर दो योगिता। So our stock market portion, that is the fundamentals of the stock market, is been completed। हमारे 40 days आज complete हो गए हैं, और हम लोग साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक सेशन रखेंगे कॉलेज में, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बुलाऊंगा मैं, एंड आई वांट ऑल 94 स्टूडेंट्स, मुझे सारे के सारे 94 के 94 बच्चे चाहिए। सर्टिफिकेट्स आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, साथ में आपका प्रोजेक्ट जो दिया है असाइनमेंट वर्क, उसमें आपको स्टॉक एनालिसिस करना है, और मैं आपको बोलूंगा, हाँ 25 दिसंबर, ईशान 25 दिसंबर, ठीक है। लेक्चर होने के बाद भी कोई डाउट होगा तो यस कांचन, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी। आपका लेक्चर होने के बाद भी कभी भी डाउट रहेगा, यू कैन आस्क मी वेरी वेल, नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ,
मैं अगर कभी फोन ना उठा पाऊँ, ठीक है, कभी नहीं उठा तो ऐसा नहीं समझना कि सर ने रिप्लाई नहीं दिया, मैं फोन करता हूँ बाद में, ठीक है, मेरे लेक्चर्स रहते हैं तो मैं उसके बाद जब भी टाइम रहता है तो मैं हाँ एक आध 6-7 घंटे के बाद भी करूँ कॉल, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि सर ने कॉल नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं कॉल करता हूँ लेकिन मुझे टाइम जाता है क्योंकि कॉलेज के कुछ ड्यूटीज रहते हैं तो मुझे वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आपके मैसेज का भी अगर लेट रिप्लाई किया तो भी मैं आपको फ्री होकर जब भी रहेगा मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, SCTR डिविडेंड यील्ड का मतलब डिविडेंड यील्ड है। SCTR नहीं समझा पूनम, मुझे ये कहाँ से आपने देखा SCTR, मुझे फुल फॉर्म आप बताओ। ओके यस कांचन, ओके पूनम टेल मी। एक दो, हाँ सर सेक्टर वाला। सेक्टोरियल डिविडेंड, ठीक है। तो वो सेक्टर में कितना डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, तो वो सेक्टर में कंपनी है तो कंपनी कितना देती है डिविडेंड। जैसे कि अभी आईटीसी कंपनी है तो आईटीसी का डिविडेंड है 4.70। अभी आईटीसी एफएमसीजी के कंपनी एफएमसीजी में आती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो भी एफएमसीजी में आता है, तो एफएमसीजी के सेक्टर में देखो 1.34% है। देखा जाए तो हमारे एफएमसीजी के सेक्टर में सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी आईटीसी है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं तो आईटीसी देती है। सो मच ग्रेट, या थैंक यू सो मच कांचन। ओके, तो वो सेक्टोरियल होता है पूनम, तो वो सेक्टर से कंपैरिजन होता है कि उस सेक्टर में कौन ज्यादा डिविडेंड देता है, ठीक है, क्लियर। ओके पूनम प्लीज रिप्लाई। ओके, अभी मुझे आपसे एक खाली काम ये है कि मुझे एक फीडबैक फॉर्म में बनाने वाला हूं। आपसे मैं एक फीडबैक लेने वाला हूं। मुझे आप लोग उस फीडबैक फॉर्म में जो आपको अच्छा लगता है, जो ऐसा लगता है कि सर ने नहीं पढ़ाया बराबर तो नहीं, जो है जो भी लिखना है प्लीज लिख के भेजो उस पे, क्योंकि मुझे ये आगे मेरे लिए भी काम आएगा, मेरे डेवलपमेंट के लिए भी काम आएगा और मुझे ये रिपोर्ट कॉलेज में भी सबमिट करना है। तो वट एवर यू फील लाइक यू वांट टू गिव द रिव्यू यू कैन गिव इट। मैं उसमें किसी के नाम वगैरह भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं, जस्ट गिव द डिटेल्स। ओके, वो आपको फीडबैक फॉर्म भरना है, ठीक है, उसके रिलेटेड मैं काम करूंगा और आपको जो भी है आगे का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी एंड दिस सेशन। या थैंक यू सो मच। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कर सकते हो व्हाट एवर इज देयर, हाउ वाज द सेशन एंड ऑल 40 days का। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।